गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सीजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास है आपकी। एक बार सभी बच्चे जो कनेक्ट हो चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी। कमेंट करके बताइए सभी बच्चे कौन कौन कनेक्ट हो चुका है। 6:30 बज चुके हैं। कहाँ हैं आप लोग? 6:30 हो चुके हैं, क्लास का टाइम हो चुका है। आपको पता है बैच का टाइम 6:30। एक बार कमेंट कीजिए कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। कमेंट कीजिए भाई, जो क्लास के साथ जुड़ गए हैं वो एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पढ़ना क्या क्या है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट आया था कि पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। पहला और दूसरा, कैसे पढ़ना है। कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक ही समाधान है बेटा, क्लास एक्सप्लेनेशन। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है। दूसरा, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना है, यानी कि क्लास नोट। इसमें जो चीजें मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, जो चीजें बोर्ड पर लिख रहा हूं आपके सामने, वो तो नोट करनी ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तो उसमें से भी कोशिश करना है आपको। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है फ्यूचर में, वो आप नोट कर लें। मीरा, हेलो मीरा। ठीक है, तो क्लास एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखना है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना है। इसके बाद रिवीजन नोट्स, रिवीजन नोट्स जो कि आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती हैं, यूनिट खत्म होते ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। उनको डाउनलोड करके आपको रिवीजन करना है। और सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी जो आपने कॉलेज टाइम पर पढ़ा है, जो आपने कॉलेज टाइम पर पढ़ा है उस स्टडी मटेरियल को एक बार रिवीजन करना है। मटेरियल इसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल। इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी,
उसका मटेरियल फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पर, वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है उस टॉपिक को एक बार वहां से देख सकते हैं। तो हो सकता है कुछ फैक्चुअल चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, उन चीजों को भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है भाई, और बच्चे कहाँ चले गए? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए एक बार। क्लियर है? तो ये बच्चे पूछ रहे थे। तो पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता है पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया है? पॉलिटिक्स वर्ड, ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? बताएगा कोई कमेंट करके कहां से हुई है? पॉलिटिक्स जो शब्द है जो आप सुनते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी की ये पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक बैकग्राउंड और एक बेस डेवलप हो पाए। ठीक है, बाकी तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम राइट्स की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, इक्वेलिटी की बात करेंगे, समानता की, जस्टिस की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है इस यूनिट में, लेकिन आज हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आपकी एक समझ विकसित हो सके इस यूनिट को लेकर। ठीक है भाई, जितने भी बच्चे कनेक्ट है ना, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी, जिससे मुझे आइडिया रहे कौन कौन बच्चा देख रहा है। तो ध्यान रखना, जो पॉलिटिक्स वर्ड है, ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द से हुई है। अब वो ग्रीक शब्द कौन सा है? वो ग्रीक शब्द है पुलिस। ये वो शब्द है ग्रीक, पुलिस। इसका मतलब होता है, आपको पता होगा, इसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, हिंदी में कहेंगे नगर राज्य। नगर राज्य, तो यहां से हुई है पॉलिटिक्स शब्द की शुरुआत। पुलिस शब्द से, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उसी से बना है पॉलिटिक्स। और पुलिस भाषा, पुलिस जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उसका अर्थ होता है सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम में, एंशियंट ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में, यानी कि प्राचीन, प्राचीन ग्रीस में छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे। छोटे छोटे सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य हुआ करते थे। उस समय, उस समय आज की तरह बड़े बड़े देश नहीं हुआ करते थे। क्या समझ रहे हैं? उस समय आज की तरह बड़े बड़े देश नहीं हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इस तरीके बड़े बड़े देश नहीं हुआ करते थे। उस समय बहुत छोटे छोटे देश हुआ करते थे, या राज्य कहें हम, वो हुआ करते थे जिन्हें हम नगर राज्य कहते थे उस समय। ठीक है, क्लियर है? अब इन नगर राज्य ये होते कैसे थे? छोटे छोटे होते थे। जैसे कि सिटी स्टेट कैसे होते थे उस समय? सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य कैसे होते थे?
जैसे ये छोटा सा नगर राज्य हो गया, ये छोटा सा नगर राज्य हो गया, ये हो गया छोटा सा नगर राज्य। ये इतने छोटे छोटे से नगर राज्य होते थे जहां पर जनता रहती थी और अपना जीवन यापन करती थी। वहीं उसी नगर राज्य में नदियों के किनारे वो अपना काम करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का काम करते थे। कोई अपने ही नगर राज्य में छोटा सा व्यापार करता था, कुछ सामान बेचने का काम करता था। इस तरीके से उनका खर्चा चलता था। एक सिटी स्टेट में रहने वाले लोगों का दूसरे सिटी स्टेट में रहने वाले लोगों से कोई ज्यादा संबंध नहीं था, मेलजोल नहीं था, बल्कि होता क्या था कि एक नगर राज्य के लोग दूसरे नगर राज्य के लोग से लड़ते झगड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यानी कि हम कहते हैं, कह सकते हैं कि वहां पर जंगल राज चलता था। जंगल राज, जिस प्रकार जंगल में चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर क्या हुआ बेटा, फिर ये जो समय आया, फिर आया कंट्री बनने लगे, कंट्रीज, अलग अलग देश होने लगे, बड़े बड़े देश, जिसमें आप इंडिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए। इस तरीके के देश बनने लगे। नगर राज्य पहले हुआ करता था, फिर इस तरीके के देश बनने लगे, यानी कि नेशन बनने लगे, नेशन यानी कि राष्ट्र बनने लगे। समय के साथ परिवर्तन हुआ और राष्ट्र बनने लगे। उसके बाद आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में देखिए, पहले नगर राज्य हुआ करते थे यानी कि सिटी स्टेट, फिर नेशन का कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्र का, और आज के टाइम पर जो चल रहा है वो सुप्रा नेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सुप्रा नेशन यानी कि नेशन से भी बड़ा, राष्ट्र से भी बड़ा। अब सुप्रा नेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बहुत सारे देश, बहुत सारी कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना हित साधने के लिए कई देशों का ग्रुप बना लेती है, कई देशों का समूह बना लेती है। तो जब बहुत सारे देश आपस में मिलकर समूह बना लेते हैं तो उसे कहते हैं सुप्रानेशन। एग्जाम्पल क्या है सुप्रानेशन का, आपने बिल्कुल सुना होगा एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, उदाहरण सुना होगा, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। अब ये जो यूरोपियन यूनियन है ये कई देशों का समूह है, कई देशों का समूह है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान, जो आसियान देश है इसमें कई देश शामिल हैं, कई देश शामिल हैं। तीसरा एक और बात करें, सार्क, सार्क जो देश होते हैं इसमें क्या है, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनका समूह है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें भी कई देशों का समूह है। समूह है। तो देखिए पहले नगर राज्य हुआ करते थे, फिर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया, अब सुप्रानेशन। तो पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, फिर नेशन होने लगे, नेशन के बाद कॉन्सेप्ट आया सुप्रानेशन का। सुप्रानेशन के एग्जांपल इस प्रकार है, जहां बहुत सारे देश आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनके हित, उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं। फिर ग्रुप बनाकर एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करे, पॉलिटिकली सपोर्ट करे, सोशली सपोर्ट करे, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तकनीकी में सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करे, एजुकेशन यानी कि शिक्षा में सपोर्ट करे।
वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है मीरा जी? बताएं, यहां तक क्लियर है? भूमिका जी कह रहे हैं सर चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है? अभी तक तो आता था बेटा आपका, अब क्यों नहीं आ रहा है? चलिए आज मैं मैनेज कर लेता हूं, आपका कमेंट दूसरी साइड से देख लेता हूं, इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करवाता हूं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी आई थिंक। ठीक है, अभी तो मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, डोंट वरी। अब हाँ जी, हाँ जी, अगर उत्तर प्रदेश का टीजीटी वाला एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी एसएसटी के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन पूछा जाता है तो उसमें भी ये यूनिट आपकी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी वहां पूछी जाती है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तो है ही सदाबहार यूनिट। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बैच में जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का भी दे रहे हैं और टीजीटी सोशल स्टडीज का भी दे रहे हैं। इवन वो दिल्ली वाला भी दे रहे हैं, यूपी वाला भी दे रहे हैं। तो बच्चों सभी के लिए हेल्पफुल है, परेशान नहीं होंगे। आपने भले ही ये कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दें सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि चीजें तो वही हैं। ठीक है, क्लियर है भूमिका जी? मीरा जी क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे चलें। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो पब्लिक लाइफ से संबंधित होती है। आगे चलते हैं हम। जो पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये बेटा पब्लिक लाइफ से संबंधित होती है। पब्लिक लाइफ, इसी के अगेंस्ट में एक होता है प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ को हम क्या कहेंगे? निजी जीवन। निजी जीवन हो गया। और पब्लिक लाइफ इन द सेंस, ये तो भाई सरकारी हो गई, है ना? सरकारी हो गई या लोक कल्याण के लिए हो गई। लोक हित इसमें होता है, लोक हित। ये निजी जीवन से संबंधित है, यानी कि निजी हित होता है इसमें। अब बात आती है कि सर पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में? बताएं। तो यहां बेटा अगर प्राइवेट लाइफ देखेंगे ना आप, ये पर्सनल मैटर से रिलेटेड होती है। पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर, व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्तिगत मुद्दा है उससे रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पर्सनल मैटर में ये चीजें शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में जैसे कि इशू ऑफ मैरिज, इशू ऑफ
मैरिज, मैरिज यानी कि विवाह का मुद्दा, विवाह का मुद्दा। पर्सनल मैटर है भाई, प्राइवेट लाइफ है ये। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है इशू ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्टन, एडॉप्शन यानी कि किसी को गोद लेना, स्वीकार करना, ये भी प्राइवेट मैटर है। गोद लेना या अपनाना, ये भी प्राइवेट लाइफ में होता है, फैमिली में होता है, आप देखते हैं, ये प्राइवेट लाइफ है, ये प्राइवेट लाइफ है। डाइवोर्स होता है, इनहेरिटेंस होता है। तीसरा डाइवोर्स यानी कि तलाक। चौथा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम ग्रहण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, ये निजी, ये प्राइवेट लाइफ है। अब पब्लिक लाइफ क्या हो जाएगी, पब्लिक लाइफ क्या हो जाएगी, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स आएगी, मतलब इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक लाइफ क्या होगी, इश्यूज यानी कि ऐसे मुद्दे जो कि सिर्फ सरकार हैंडल करेगी, सरकार यानी कि गवर्नमेंट हैंडल करेगी। करेगी तो बेटा इससे रिलेटेड है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इससे रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटिक्स ने पब्लिक लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को अलग कर दिया है। पॉलिटिक्स ने पब्लिक लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को अलग कर दिया है। पॉलिटिक्स बिलोंग करती है पब्लिक लाइफ से, क्योंकि यहां जो भी मुद्दे आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, उन्हें कौन हैंडल करेगा, उनको सरकार हैंडल करेगी। और निजी जीवन में जो मुद्दे आएंगे उनको खुद वो पर्सन हैंडल करेगा, इसलिए इसे पर्सनल मैटर कहते हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं, क्लियर है। भूमिका जी, मीरा जी और जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी, ठीक है भाई। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अब हम राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ की बात करें। अर्थ किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की बात करें तो इसमें अध्ययन हम करते हैं, इसमें स्टडी हम करते हैं। इसमें दो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन, और वो भी स्टडी कैसी होती है, एक सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी। इसमें दो मेन बातें आपको याद रखनी है, इसमें दो मुख्य बातें याद रखनी है। इसमें दो मुख्य बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें भाई, कि हम किस प्रकार की व्यवस्था में रहते हैं, पहली बात।
हम किस प्रकार की के सिस्टम में रहते हैं। हम किस प्रकार के सिस्टम में रहते हैं। और दूसरा, हमें किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए। हमें किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए। नोट करेंगे इसको। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। चलिए, क्लियर है। इसे नोट करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। पहला है, हम किस प्रकार के सिस्टम में रहते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है इसको समझना। देखिए, आज हम जिस प्रकार के सिस्टम में रह रहे हैं, आगे चलकर समय बदलेगा और फिर हमें नई व्यवस्था पसंद आने लगेगी। मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में ये नहीं कह सकते कि जिस सिस्टम में हम सब लोग रह रहे हैं वही सिस्टम अच्छा है। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये नहीं कह सकते कि जिस सिस्टम में, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वही अच्छा है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही बेस्ट है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि कल को समय बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे, हमारे थॉट चेंज होंगे, तो फिर हमें इसी व्यवस्था में, जो व्यवस्था आज हमें अच्छी लग रही है, इसी व्यवस्था में हमें कमी नजर आने लगेगी। इसी व्यवस्था की, इसी सिस्टम की हमें लिमिटेशन नजर आने लगेगी और फिर हम चाहेंगे कि इस सिस्टम को बदला जाए। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है, जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारी ये सिस्टम जिसमें हम रहते हैं उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। समझ रहे? तो मान लीजिए एक समय था, एक समय था जब दास प्रथा, दास प्रथा यानी कि स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, इसको नेचुरल मान लिया गया था। नेचुरल यानी कि ये प्राकृतिक होती है, ये प्राकृतिक होती है। दास प्रथा को एक समय प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि हां भैया ये होती है, ये गलत है ही नहीं, ये तो सही है। हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ते हैं, या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे। जो अरस्तु का नाम आता है, एरिस्टोटल का नाम आता है, तो वो कहते हैं कि स्लेवरी बहुत अच्छी होती है, दास प्रथा बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो दास होते हैं वो जिन व्यक्तियों के यहां काम करते हैं
उन व्यक्तियों का समय बचाते हैं वो, क्योंकि दास नहीं होंगे तो दास वाला काम उन व्यक्तियों को करना पड़ेगा। अब दास अगर वो काम करेंगे तो उन व्यक्तियों का समय कुछ बचेगा, और समय अगर बचेगा तो वो उस समय को स्टेट अफेयर्स में लगाएंगे, यानी कि राज्य के कार्यों में लगाएंगे। तो अरस्तु कहते हैं कि दास बहुत अच्छे होते हैं। बंद कर। हाँ, आप 2 मिनट। ठीक है। तो एक समय था जब दास प्रथा को नेचुरल मान लिया गया, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोगों की टेंडेंसी बदली, लोगों के विचार बदले, तो फिर समझ में आया कि नहीं, दास प्रथा तो गलत है भाई। समाज में अगर कोई राजा बन के रह सकता है तो और लोग राजा क्यों नहीं बन सकते, दासी क्यों बने रहेंगे वो। तो फिर बाद में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इतिहास में आप पढ़ते हैं सती प्रथा, सती प्रथा, इसको बाद में खत्म कर दिया गया। अभी जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं, तो वो पहले गलत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुनाह नहीं है। तो अब लोगों के विचार बदले, टेंडेंसी बदली, समय बदला, ये विचार भी बदल गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिस्टम, जिस सिस्टम में, जिस व्यवस्था में हम आज रह रहे हैं वो सही है। भैया वो समय के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। तो यही तो राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत किसकी बात करता है? कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना है, कोई भी राजनीति से संबंधित चीजें हैं, उनके बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज एक जगह रखना और फिर उसको फॉलो करना। और बाद में समय जब बदलता है तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, फिर वो थ्योरी भी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि समय बदल गया। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम 2 तरह की बातें देखते हैं कि हम किस प्रकार के सिस्टम में रहते हैं, वो जरूरी है, और दूसरा हम किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहते हैं या हमें रहना चाहिए। यहां पे बात आ जाती है कि किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए, मतलब प्रेजेंट में जो व्यवस्था चल रही है, जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। यही तो हो गया इसका मतलब। किस प्रकार की व्यवस्था में हमें रहना चाहिए, मतलब जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं क्या उससे अच्छी भी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर इसमें अपना दिमाग लगाते हैं। वो फिर सोचेंगे कि भैया समानता क्या होती है, आज समानता नहीं है तो समानता कैसे दी जानी चाहिए लोगों को, समाज में सभी लोग समान कैसे होने चाहिए, समाज में सभी लोगों को न्याय कैसा मिलना चाहिए, न्याय कितने प्रकार का होना चाहिए, क्या न्याय एक ही प्रकार का मिले लोगों को या राजनीतिक न्याय अलग मिले, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय अलग मिले, सामाजिक जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस अलग मिले। अलग अलग डायमेंशन होंगे जस्टिस के, न्याय के। ये तो हम जनरल बातें कर रहे हैं इक्वालिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर, अधिकार, राइट्स को लेकर, लेकिन आगे इसी यूनिट में हम हर एक इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि राइट से संबंधित वो कौन से विचारक थे जिन्होंने अपनी राय रखी कि अधिकार लोगों के ये होने चाहिए, इतने प्रकार के होने चाहिए। समानता को लेकर अलग अलग विचारकों ने क्या क्या राय रखी, क्या किस विचारक ने किस तरीके से समानता को परिभाषित किया, उसकी डेफिनेशन रखी, ये डिटेल में भी देखेंगे हम। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हमें 2 मुख्य बातें याद रखनी है कि प्रेजेंट में हम किस प्रकार के सिस्टम में रह रहे हैं, और दूसरा
हमें किस प्रकार के सिस्टम में रहना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट सिस्टम में अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उसमें बदलाव करके, उसमें रिफॉर्म लाकर, उसमें सुधार लाकर हमें नई व्यवस्था बनानी चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत में यही होता है। ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसमें यह बताया जाता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, अधिकार ऐसे होने चाहिए, न्याय लोगों को ऐसे मिलना चाहिए, समानता लोगों को ऐसे मिलना चाहिए। इन सारी बातों को हम इसमें करते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। परेशान नहीं होना है, ये जनरल क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है पॉलिटिकल थ्योरी की। ठीक है, डिटेल में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बकायदा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी साथ ही साथ हम देखेंगे। ठीक है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको घर पे एक बार और देखें, और जो चीजें नोट कर रहे हैं आप उसको रिवीजन कर लें अगली क्लास में आने से पहले। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है एक बार मुझे बता देंगे आप। तो देखिए, जैसे जैसे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, जैसे जैसे सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी का भी डेवलपमेंट हुआ। क्या कहा मैंने? जैसे 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 सामाजिक, राजनीतिक, जैसे जैसे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का विकास यानी कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। समझ रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को लेकर। किसके बारे में? किसके बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज है? किसके बारे में है? तो जवाब है कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना, कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना, जैसे जैसे राइट्स यानी कि अधिकार, जस्टिस यानी कि न्याय। अब ये न्याय हो गया। तीसरा इक्वालिटी, समानता। चौथा लिबर्टी यानी कि आजादी। और भी इसमें हो सकते हैं जैसे कि फ्रीडम, स्वतंत्रता। समझ रहे? जस्टिस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जस्टिस के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस,
पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। तो जिस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ ना धीरे धीरे, तो समय भी बदला, लोगों की टेंडेंसी भी बदली, विचार भी बदले। उसी के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का भी विकास हुआ, क्योंकि समाज में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसी का अध्ययन किया जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी में, और फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज कलेक्ट की जाएगी, इकट्ठा की जाएगी, और उसको आपके सामने सिद्धांत के रूप में पेश किया जाएगा। भाई हम क्यों कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जान नहीं छीनी जा सकती। राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो हमें ये लोगों को अधिकार क्यों दिया गया है कि हमसे हमारी जान कोई नहीं छीन सकता। अगर इसका इतिहास देखें पीछे, तो शुरुआत में प्राचीन समय में देखा जाए तो वहां क्या होता था, कोई भी किसी की जान ले लेता था। कई थिंकर आए, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लोगों को इस बात की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनसे उनकी जान कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो सरकार भले ही हो, फिर भी नहीं छीन सकती। राइट टू लाइफ ये सबको मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार सबको है भाई। तो राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, मौलिक अधिकारों के तौर पर लोगों को दे दिया गया। आज इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लोग फंडामेंटल राइट्स, ये जो राइट टू लाइफ है, इसको एंजॉय करते हैं। कोई किसी की जान नहीं छीन सकता, और अगर कोई किसी की जान ले लेता है तो सरकार उसको सजा देने का काम करती है, सरकार उसको पनिशमेंट देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई, एक जुडिशियल सिस्टम बनाया गया, जुडिशियल प्रोसेस बनाई गई कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, राइट्स का वायलेशन करता है, तो जुडिशरी सामने आ जाएगी और वो कहेगी कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको पनिशमेंट हम देंगे, और जिसके साथ ऐसा हुआ है उसे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो जुडिशरी का रोल आ गया यहां पे। समय बदला तभी तो ये चीजें बदली। तो जैसे जैसे समाज और राजनीति का विकास हुआ, वैसे वैसे पॉलिटिकल थ्योरी का विकास हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। क्लियर है? बताएं भाई, कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है मीरा जी, होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट। बस अच्छे से समझ समझ कर पढ़ते रहिए आप लोग। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। किसकी? डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के आयाम। राजनीतिक सिद्धांत के आयाम। क्या डायमेंशंस होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के? क्या डायमेंशंस होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के? तो इसमें हम देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध। सिंपल है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध।
व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध। किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, यह राजनीतिक सिद्धांत का एक आयाम है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे पर्सन और स्टेट रिलेशंस। पर्सन और स्टेट रिलेशन यानी कि व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध कैसा है। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध। तीसरा डायमेंशन जो हम देखेंगे वो है ग्लोबल रिलेशन। ग्लोबल रिलेशन यानी कि वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंध ये राजनीतिक सिद्धांत के 3 आयाम होते हैं। अभी बताता हूं मैं इनको डिटेल में, एक बार कमेंट देख लूं आपके। कोई नया कमेंट नहीं है। क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना बच्चा? ठीक है। जब तक समझ में ना आए तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे आप, ऐसा मैं मानता हूं और होना भी चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए हैं यहां कि आपके डाउट क्लियर हो सके। लाइव क्लास लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आती है। आपका क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, मैं उसको बोलकर बोर्ड पर समझाकर आपका डाउट क्लियर करूंगा। यह सबसे बड़ा फायदा है लाइव क्लास का, और जो कि ऑफलाइन क्लास में भी होता है। तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग है। सोचिए ही मत के लाइव क्लास ले रहे हैं, ऐसा सोचिए ऑफलाइन क्लास चल रही है, टीचर हमारे सामने है। बस मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन आप जब कमेंट करते हैं तो आपका नाम आ जाता है, मुझे पता लगता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। जो भी आपका डाउट होता है मैं बोलकर समझाकर आपको तुरंत आंसर दे देता हूं। क्लियर? यहां तक भाई ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर एक एक से ये जो तीनों डायमेंशन है, इन तीनों डायमेंशन को हम डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए आगे चलें भाई। हम पहला डिस्कस करेंगे व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध।
पहला डायमेंशन, व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में व्यवहार का संबंध भी हो सकता है। भाई एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार का भी संबंध हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं व्यक्ति व्यक्ति के बीच व्यवहार का संबंध बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा, व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान भी हो सकता है। व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज। आदान प्रदान का संबंध भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है? फॉर एग्जाम्पल, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक प्रक्रिया है, जैसे इंडिया की हम बात करें, तो ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति की जान नहीं ले सकता, जान नहीं ले सकता। अगर इस ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की जान ले ली तो क्या कहा जाएगा कि ए ने बी को जान से मार दिया, जान से मार दिया, यही कहा जाएगा। तो ये तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार ठीक नहीं है ना, ऐसा व्यवहार तो नहीं चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना विकसित करने की बात की गई है कि हम सब भारतीय नागरिकों को एक दूसरे नागरिक के साथ भाईचारे की भावना रखनी है, ब्रदरहुड की भावना रखनी है। यह कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई ब्रदरहुड की भावना अगर हम रखेंगे तो हम किसी की जान नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो ये एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार ही तो है, अच्छा व्यवहार है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मार देता है तो क्या कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जान ले ली। लेकिन सोचिए, अगर स्टेट यानी कि सरकार किसी को फांसी पर चढ़ा दे, फांसी दे दे, किसी को फांसी दे दे, किसी व्यक्ति को, दोनों में आंसर अलग अलग होगा। पहले में ए व्यक्ति ने बी की जान ले ली तो क्या कहेंगे हम कि ए व्यक्ति ने बी को मार दिया। दूसरे में अगर सरकार किसी को फांसी दे दे तो हम ये नहीं कहते कि सरकार ने इस बंदे को मार दिया, कहते हैं क्या? बताइए आप। ये कहते हैं कि सरकार ने इस बंदे को मार दिया? नहीं,
हम कहते हैं कि सरकार ने इस बंदे को सजा दी है और ये उचित किया, ये बिल्कुल सही किया। समझ रहे? तो सरकार के पास ये पावर है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, दूसरे व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन करता है, अधिकार कौन सा? जीवन जीने का अधिकार। भाई ए व्यक्ति को भी जीवन जीने का अधिकार है और बी व्यक्ति को भी जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन अगर ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को छीन लेगा, यानी कि उसको जान से मार देगा, तो सरकार उसको सजा देगी। तो सरकार ने फांसी दी, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा था, इसलिए उसको सजा दी गई है, जिससे आगे कोई ऐसा न करे, यह संदेश दिया जा रहा है। तो ए व्यक्ति ने जब बी को मार दिया तो यह कहा गया कि ए ने बी को मार दिया, लेकिन जब सरकार ने किसी को फांसी दे दी तो यह कहा गया कि सरकार ने सही किया, उसको सजा दी और यह उचित था, यह बिल्कुल सही किया। ऐसा होता है। तो सरकार हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, कुछ प्रतिबंध लगाती है कि सरकार के पास पावर है, पुलिस की पावर है, सरकार के पास जेल की पावर है, जेल प्रशासन उसकी पावर है, मिलिट्री सेना की पावर है, यह सरकार के पास पावर है, जुडिशरी की पावर है सरकार के पास, न्याय प्रणाली की पावर है सरकार के पास, जो लोगों को न्याय देने का काम करेगी। क्लियर? तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच का व्यवहार का संबंध और व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान का संबंध हो सकता है। एक व्यक्ति किसी को कोई चीज दे, दूसरा व्यक्ति उसको बदले में वो दे दे, ये तो व्यवहार है भाई। समझ रहे हैं? मोहल्ले में या कॉलोनी में किसी की लड़की की शादी होती है तो हम या आप अपनी तरफ से उस लड़की को भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पर कुछ भी सामान देते हैं। रिंग दे दी, मान लो रिंग दे दी उसको। तो जब आपके घर में किसी लड़की की शादी होगी तो वो व्यक्ति जिसकी लड़की की शादी में आप रिंग देकर आए हैं, वो भी व्यवहार अपना चुकाने के लिए आएगा, क्योंकि उसे याद होगा कि इन्होंने मेरी बेटी की शादी में रिंग दी, अब मैं भी दूंगा। ये अपना व्यवहार है। समझ रहे? तो ये एक प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक सिद्धांत काम करता है, और राजनीतिक सिद्धांत का विकास ही तब हुआ जब सामाजिक और राजनीतिक विकास हुआ, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदली तो राजनीतिक सिद्धांत बदले, पॉलिटिकल थ्योरी बदली। क्लियर है? बताएं भाई, समझ में आ भी रहा है कि ऐसे ही? बताइए। ठीक है? तो इसमें हो सकता है कि व्यक्तिगत जीवन की बात की गई हो, व्यक्तिगत जीवन यानी कि इंडिविजुअल लाइफ की बात की गई इंडिविजुअल लाइफ की बात की गई हो सकता है व्यवसायिक जीवन की बात की गई हो, व्यवसायिक जीवन यानी कि बिजनेस लाइफ। व्यवसायिक जीवन भी हो सकता है आदान प्रदान। हम कोई सामान बना रहे हैं, आप खरीद लो, बदले में हमें पैसा मिल जाएगा, एक्सचेंज हो गया, हमने सामान दिया, उधर से पैसा आ गया। व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर दो तो बदले में वो आपके साथ अच्छा कर देगा। समझ रहे? क्लियर है यहां तक? दूसरा डायमेंशन हम बात करेंगे राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध। दूसरा है राज्य
और व्यक्ति के बीच में संबंध, यानी कि स्टेट और पर्सन रिलेशन। ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, इसमें क्या चीजें हमें याद रखनी है कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, इस चीज को लेकर बहस की जा सकती है। राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध कैसा होगा, ये इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां वो कैसा चल रहा है। क्या राजाशाही चल रही है क्या, जहां वंश के आधार पर राजा बनते रहते हैं, राजा के बाद उसका लड़का ही राजा बनेगा या राजा के बाद उसकी लड़की ही राजगद्दी संभालेगी? क्या राजा वाला सिस्टम है क्या, या लोकतंत्र है जहां पर जनता चुनेगी? किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, इस पर डिपेंड करता है कि राज्य यानी कि सरकार और व्यक्ति के बीच में, वहां के नागरिक के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा। और जो पावर है, पावर यानी कि सत्ता, यानी कि सरकार उसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं, सीमाएं क्या है। ऐसा तो नहीं है कि राजा को सारी शक्तियां दे रखी हैं, वो किस मन चाहा, उसका मन जो किया वो करेगा, ऐसा है क्या? सरकार पर लिमिटेशन लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई, नहीं तो सरकार मनमानी करेगी, फिर तो निरंकुश हो जाएगी सरकार जी। राजा के मन में जो आएगा वो करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि निरंकुश सरकार में तो जनता अत्याचार झेलती है, उसको टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि राजा का जो मन करेगा, निरंकुश शासन जहां होता है वहां राजा का जो मन करेगा वो करेगा, वो जनता का कल्याण उसकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में नहीं होगा। समझ रहे? अगला है राज्य के कार्य, राज्य के कार्य और कर्तव्य। जनता के प्रति कर्तव्य होते हैं कुछ राज्य के, सरकार के नहीं होते। लोगों के वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम करना ये सरकार का कर्तव्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस पर भी डिपेंड करेगा कि राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे होंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, लोग डेमोक्रेसी होगी या मोनार्की होगी या कम्युनिस्ट सिस्टम होगा, साम्यवादी व्यवस्था होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध कैसे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एक अहम मुद्दा है बहस का, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे, अभी तो शुरुआत है। पावर, सत्ता की बारे में बात करेंगे, इस पे क्या लिमिटेशंस लगाई जानी चाहिए जिससे जनता पर ये अत्याचार न कर सके। राज्य के कार्य, फंक्शन क्या क्या होंगे, राज्य के फंक्शंस क्या क्या होंगे, राज्य की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, कर्तव्य क्या क्या होंगे। समझ रहे? क्या राज्य का कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना है? क्या राज्य यानी कि स्टेट यानी कि सरकार का काम सिर्फ सुरक्षा प्रोवाइड करना है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है? सिक्योरिटी इन द सेंस सुरक्षा, सुरक्षा प्रोवाइड करना है। देखिए बीच में आया
कि स्टेट सिर्फ पुलिस स्टेट का काम करेगी, पुलिस स्टेट यानी कि देख रेख का काम करेगी स्टेट, बाकी नागरिकों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। फिर बात आई, समय बदला कि अब सरकार वेलफेयर का काम करेगी, वेलफेयर स्टेट का काम करेगी, यानी कि कल्याणकारी राज्य का काम करेगी, जहां पर वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो ये चीजें बदली समय के हिसाब से। पहले पुलिस स्टेट था कि सरकार सिर्फ नाइट वॉचमैन का काम करेगी, देख रेख का काम करेगी, केवल कानून को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, बाकी फ्री छोड़ दिया सब। ठीक है, राज्य का काम फिर लोक कल्याण का हो गया, लोक कल्याण यानी कि जो नागरिक हैं उनका वेलफेयर, लोक कल्याण, राज्य का काम लोक कल्याण का हो गया, यानी कि लोगों के वेलफेयर का हो गया, और संसाधनों का उचित वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण। मतलब संसाधनों का वितरण, भाई खाना खाने का अधिकार सबका है, सबको दिया जाए, बराबर रिसोर्सेज दिए जाएं। नौकरी करने का अधिकार सबका है, सबको बराबर नौकरी में आने के अवसर, अपॉर्चुनिटी दी जाए। फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी सरकारी नौकरी होती है तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो रिसोर्सेज का वितरण, और इसे हम पॉलिटिकल जस्टिस भी कहेंगे। सरकारी ऑफिस का एक्सेस, सरकारी ऑफिस में हर कोई जा सकता है, भाई ये अधिकार है। क्लियर है? तो देखिए, राज्य क्या करता है, व्यक्ति की सुरक्षा भी देता है, व्यक्ति की सुरक्षा भी देता है। व्यक्ति की सुरक्षा देता है कि नहीं देता, समझ रहे हैं? और फिर राज्य ने क्या किया, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता को पहचाना, व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता यानी कि पॉलिटिकल एबिलिटी को पहचाना। तो आज आप देखते हैं, पहले वंश के आधार पर राजा बनते थे, आज लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र में लोगों की पॉलिटिकल एबिलिटी को पहचाना गया, यानी कि ये व्यक्ति भी राजनीति में आकर काम कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, भागीदारी दे सकता है। तो आज लोकतंत्र में हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, संसदीय प्रणाली चलती है, और संसदीय प्रणाली में और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी है। कोई भी दूर दराज का व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा होकर जीतकर शासन व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। समझ रहे? और फिर क्या हुआ, व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी दी गई, राइट्स की गारंटी मिली, राइट्स की गारंटी। आप देख रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट मिले हैं ना हमें, अधिकारों की गारंटी है। तो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसके साथ साथ हमें हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखते हैं ना, हमारे कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्र की जो धरोहर है, जो नेशनल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। समझ रहे? तो अधिकारों की भी बात की गई।
तो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें जो है सामने आई। स्वतंत्रता, फ्रीडम क्या होनी चाहिए, इसकी भी बात हुई। तो आगे हम इंडिविजुअली फ्रीडम पढ़ेंगे, इंडिविजुअली इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये चीज है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार बताएं। मीरा जी, भूमिका जी, बताएं भाई। न्याय की बात आती है, क्या न्याय कितने प्रकार का होना चाहिए? सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए लोगों को, राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। मतलब पैसे पर सबका बराबर हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। तो अमीरी और गरीबी का गैप जो है बढ़ता जा रहा है, इसको भी कंट्रोल करना है। तो ये भी एक प्रकार का न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? वैश्विक संबंध के बारे में देखते हैं। तीसरा, वैश्विक संबंध यानी कि ग्लोबल रिलेशन। ग्लोबल रिलेशंस, तो ग्लोबल रिलेशन का मतलब है ये अब वैश्विक लेवल पे आ गया। तो हम क्या देखते हैं, एग्जांपल समझिए। क्या अमेरिका की सरकार के द्वारा जो वहां के लोगों को अधिकार दिए गए हैं, क्या वही प्रक्रिया दूसरे देश में भी लागू की जा सकती है? ये वैश्विक लेवल पर हम देख रहे हैं। क्या अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों को अमेरिका की सरकार के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, जिन्हें वहां के सिटीजन्स इंजॉय करते हैं, क्या वो सेम राइट्स दूसरे देश को भी दिए जा सकते हैं? तो जवाब होगा आपका, नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलती है। अब हम कहें कि वहां जो राइट्स दिए गए हैं सरकार के द्वारा वहां के सिटीजन्स को, वो चाइना में भी लागू कर दिए जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम चलता है, साम्यवादी व्यवस्था चलती है, वहां बहुत सारे प्रतिबंध हैं लोगों पर। जितनी आजादी अमेरिका में है लोगों को, उतनी चाइना के अंदर नहीं है। जितनी आजादी इंडिया के अंदर है लोगों को, उतनी चाइना के अंदर नहीं है। इंडिया में लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। कन्हैया कुमार को देखिए, अभी 4 साल की जो अग्निपथ योजना आई है, अग्निवीर मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, उस पर कई लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। तो ये आजादी भारत में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया भारत में आजादी मिली है तो चाइना भी इसको अलाउ करे, चाइना भी इसको इंप्लीमेंट करे, लागू करे। नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैंने बात की कि संबंध कैसे होंगे ये इस पर भी निर्भर कर रहा है कि उस देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अब अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, चाइना में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, साम्यवादी व्यवस्था चलती है, वहां चीन सरकार की चलेगी ज्यादा। लोग इतने अधिकार एंजॉय नहीं कर सकते फ्रीली, समझ रहे? अब मान लीजिए, और तो ध्यान रखिए, ग्लोबल रिलेशंस में एक राज्य में जो अधिकार है, जो व्यवस्था है, वो सेम व्यवस्था दूसरे राज्य में लागू नहीं की जा सकती। राज्य इन द सेंस देश, नहीं की जा सकती, समझ रहे? और दूसरा है, क्या व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उनको वैश्विक लेवल पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे इंडिया में राइट टू लाइफ मिला हुआ है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। क्या इस जीवन जीने के अधिकार को विश्व के और देश में भी सुरक्षा मिलना चाहिए? विश्व के किसी और देश में
किसी और देश में सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये भी बड़ा चर्चा का विषय है। तो आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये मानवाधिकार आयोग वाले क्या करते हैं? अगर किसी देश में मानव के अधिकारों का हनन होता है तो ये बीच में आ जाते हैं और कहते हैं भैया रोको इसको, ये तो मानव के अधिकारों का हनन कर रहे हो आप, बीच में रोकने आ जाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जो जीवन जीने का अधिकार एक देश में दिया गया है वो अगर दूसरे देश में अप्लाई हो रहा है तो वहां अगर कोई लागू नहीं कर रहा है तो उसका मुद्दा उठाने के लिए ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ जाते हैं। जैसे हमारे देश में एनएचआरसी चलता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले पहुंच जाते हैं, भैया ये क्या कर रहे हो, रोको। तो ये एक सरकार पर लिमिटेशन है, सरकार पर सीमा लगाई गई है, ये सरकार से कहते हैं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है? सरकार निरंकुश होने से रोकी जा रही है कि सरकार मनमानी ना करे। रोहिंग्या मुसलमानों का इशू आया था तो नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले बीच में आ गए, भैया बांग्लादेश से जो घुसपैठिए घुस आए हैं आप उनको बाहर निकाल रहे हो, ये तो मानव अधिकार का हनन है। लेकिन एथिकली, नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो मानव अधिकारों का हनन है, क्योंकि इंसान तो इंसान है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो देश के लिए नुकसान भी तो पैदा कर सकते हैं वो। कल को पाकिस्तान से मिलकर वो भारत में ही बम फोड़ दें संसद भवन में, फिर क्या करेंगे? फिर ये आ जाएंगे मानव अधिकार आयोग वाले जिम्मेदारी लेने के लिए। तो कोई चीज किसी समय पर सही हो सकती है, किसी समय पर गलत भी हो सकती है। नैतिक रूप से यह गलत है कि भारत सरकार बांग्लादेश से जो घुसपैठिए घुस आए हैं उनको भगा दे, ये गलत है नैतिक रूप से। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो देश के लिए खतरा है, राजनीतिक रूप से ये डिसीजन सही है। समझ रहे? तो वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये चुनौती सामने, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी कैसी है ग्लोबल लेवल पर, इस देश में क्या हरकत कर रहा है, इस देश में जो जैसे लोग हैं सरकार के खिलाफ बोल देते हैं, तो क्या दूसरे देश में भी वो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, वहां का सिस्टम अलग है, इंडिया में अलाउ है। समझ रहे हैं? ये चुनौतियां हैं बेटा, ये क्या है? चुनौतियां हैं। क्लियर हुआ? तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, हम इस मुद्दे पे पहुंचते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो ना तो पूरी तरह राजनीतिक दर्शन है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत ये न तो पूरी तरह राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी ना तो राजनीतिक दर्शन है और न ही पूरी तरह, पूरी तरह क्या पॉलिटिकल साइंस है, पूरी तरह राजनीतिक विज्ञान है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस,
तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना बेटा, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये ना तो पूरी तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें आदर्शवाद की बातें होती हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोगों को न्याय कैसे मिलना चाहिए, ये भविष्य की सोचते हैं। प्लेटो प्लेटो एक आदर्शवादी थिंकर थे, आइडियलिस्ट, ठीक है। और न ही पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जिसमें एक सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है, सिस्टमैटिक स्टडी। आप जानते हैं सिस्टमैटिक साइंस में हर चीज को प्रूफ किया जाता है, तब सिद्धांत दिया जाता है। जैसे कि न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का नियम, उसने प्रूफ किया कि भाई पेड़ से अगर सेब गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर भी तो जा सकता था। तो उसने ये प्रूफ किया कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो किसी भी चीज को अपने पास खींचता है, इसीलिए तो हम खड़े हैं जमीन पर। अगर पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम हवा में उड़ रहे होते। तो साइंस क्या होती है, ये एक प्रूफ करने के बाद एक सिद्धांत दिया जाता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो न तो पूरी तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी है यानी कि आदर्शवादी है, न तो पूरी तरह विज्ञान है, ये दोनों का मिक्सअप है। कहीं कहीं हम देखते हैं आदर्शवाद की बातें होंगी, कहीं कहीं हम देखेंगे वैज्ञानिक बातें होंगी, ठीक है। तो ये एक जनरल डिस्कशन बेटा मैंने किया आपके सामने। अब अगली क्लास से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, अच्छे से समझ में आई वो बता दीजिए, फिर कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे।